फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल आरू राठौड़ फ्री क्लासेस में। तो आज हम कराने जा रहे हैं आपको 12th क्लास सोशोलॉजी चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर। तो ये हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, भारत के राष्ट्रीय एकीकरण की प्रमुख समस्याएं क्या है। तो आंसर है, भारत की मुख्य समस्याएं हैं भाषागत पहचान, क्षेत्रीयतावाद और पृथक राज्य की मांग तथा आतंकवाद। ये सभी भारत के एकीकरण में बाधा उत्पन्न करते हैं। इन समस्याओं के कारण अक्सर हड़तालें, दंगे और परस्पर झगड़े होते रहते हैं। इन्हीं कारणों के चलते भारतीय एकता और अखंडता पर खतरा उत्पन्न होता है। तो आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 2, अन्य विषयों की तुलना में समाजशास्त्र एक भिन्न विषय क्यों है। तो यह हम आंसर देखते हैं। समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसके द्वारा कोई समाज के बारे में कुछ जानता है। अन्य विषयों की शिक्षा हमें घर, विद्यालय, अन्य स्थानों पर निर्देशों के द्वारा प्राप्त होती है, किंतु समाज के बारे में हमारा अधिकतर ज्ञान है बिना किसी सुस्पष्ट शिक्षा के अर्जित होता है। समय के साथ बढ़ने वाला यह एक अभिन्न अंग की तरह जो स्वाभाविक तथा स्वतः स्फूर्त तरीके से प्राप्त होता है। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, समाज के आधारभूत कार्य क्या है। तो ये आंसर देखते हैं। समाजशास्त्रियों तथा सामाजिक मानव विज्ञानियों ने शब्द फंक्शन को जीव विज्ञान से लिया है, जहां इसका प्रयोग कुछ निश्चित जैविक प्रक्रियाओं के लिए शारीरिक रचना के रख रखाव हेतु किया जाता था। किसी भी समाज की निरंतरता तथा अस्तित्व को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित कार्य आवश्यक हैं। पहला है सदस्यों की नियुक्ति, दूसरा है विशेषज्ञता, और तीसरा है सेवाओं का उत्पादन तथा वितरण, और चौथा है आदेशों का पालन। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक संरचना से आप क्या समझते हैं। तो ये आंसर देखते हैं। एक समाज में शामिल होते हैं महिला तथा पुरुष, वयस्क, बच्चे, विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक तथा धार्मिक समूह इत्यादि। माता पिता, बच्चों तथा विभिन्न समुदायों के बीच अंतर संबंध, और अंत में समाज के सभी अंग मिलते हैं तथा व्यवस्था अंतर संबंधित तथा पूरक अवधारणा बन जाती है। आगे हमारा 5th क्वेश्चन है, भ्रमित करने वाले समाजीकरण के द्वारा हमें बचपन में सामाजिक मानचित्र क्यों उपलब्ध कराया जाता है। तो सामाजिक मानचित्र हमें अपने माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधी, पड़ोसियों के द्वारा प्रदान किया जाता है। यह विशिष्ट अथवा आंशिक हो सकता है। इसके द्वारा हमें आसपास की दुनिया को समझना और तौर तरीके सिखाए जाते हैं। वास्तविक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। दूसरे प्रकार के मानचित्रों का निर्माण करते समय उसके समुचित प्रयोग तथा प्रभाव का ध्यान रखा जाना चाहिए। एक समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य आपको विभिन्न प्रकार के सामाजिक मानचित्र बनाना सिखाता है। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, सामुदायिक पहचान क्या है, इसकी विशेषताओं का वर्णन करें। तो ये आंसर देखते हैं। समुदाय हमें भाषागत तथा सांस्कृतिक मूल्य सिखाता है, जिसके द्वारा हम विश्व को समझाते हैं। यह जन्म तथा संबंधों पर आधारित होता है, न कि अर्जित योग्यता अथवा निपुणता पर। जन्म आधारित पहचान को आरोपित कहा जाता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति विशेष की पसंद का महत्व नहीं होता। ये वस्तुतः निरर्थक तथा विभेदात्मक। आरोपित पहचान से पीछा छुड़ाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बिना विचार उन्हें त्यागने पर अन्य संबंधियों की पहचान के आधार पर हमें चिन्हित किया जाता है। इस प्रकार के आरोपित पहचान आत्मनिरीक्षण के लिए बहुत हतोत्साहित करने वाली है। समुदाय के विस्तारित तथा अतिव्यापी समूहों के संबंध, जैसे परिवार, रिश्तेदारी, जाति, नस्ल, भाषा, क्षेत्र, अपना धर्म, विश्व को अपनी पहचान बताता है तथा स्वयं की पहचान की चेतना पैदा करता है। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, आत्मवाचक क्या है। तो आंसर है, समाजशास्त्र हमें यह सिखाता है कि दूसरे हमें किस तरह से देखते हैं। यह आपको सिखा सकता है कि आप स्वयं को बाहर से
कैसे देख सकते हैं। इसे स्ववाचक या कभी कभी आत्मवाचक भी कहा जाता है। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, समाजशास्त्र व्यक्तिगत परेशानियों तथा सामाजिक मुद्दों के बीच कड़ी तथा संबंधों का खाका खींचने में हमारी मदद कर सकता है। चर्चा कीजिए। तो आंसर है, प्रसिद्ध अमेरिकन समाजशास्त्री सी राइट मिल्स ने लिखा है, समाजशास्त्र व्यक्तिगत परेशानियों एवं सामाजिक मुद्दों के बीच की कड़ियों एवं संबंधों को उजागर करने में मदद कर सकता है। व्यक्तिगत परेशानियों से मिल्स का तात्पर्य है कि वे विभिन्न प्रकार के व्यक्तिगत चिंताएं, समस्याएं या सरोकार जो सबके जीवन में होते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, किस प्रकार से औपनिवेशिक शासन ने भारतीय चेतना को जन्म दिया। चर्चा कीजिए। तो आंसर है, औपनिवेशिक शासन ने पहली बार राजनीतिक तथा प्रशासनिक रूप से सभी भारतीयों को एक किया। औपनिवेशिक शासक ने पूंजीवादी आर्थिक परिवर्तन एवं आधुनिकीकरण की ताकतवर प्रक्रियाओं से भारत का परिचय कराया। आगे पॉइंट नंबर 3 है हमारा, यद्यपि इस प्रकार की भारत की आर्थिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक एकीकरण की उपलब्धि भारी कीमत चुकाकर प्राप्त हुई। औपनिवेशिक शासन के शोषण तथा प्रभुत्व ने भारतीय समाज को कई प्रकार से भयभीत किया। औपनिवेशिक काल ने अपने शत्रु राष्ट्रवाद को भी जन्म दिया। आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद की अवधारणा का सूत्रपात ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में ही हुआ। तेजी से बढ़ते शोषण तथा औपनिवेशिक प्रभुत्व के साझे अनुभवों ने भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों में एकता तथा बल प्रदान किया। इसने नए वर्गों तथा समुदाय का भी गठन किया। शहरी मध्यम वर्ग राष्ट्रवाद का प्रमुख वाहक था। आगे क्वेश्चन नंबर 10 है, औपनिवेशिक शासन द्वारा अपनी शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए। आंसर है, औपनिवेशिक अपनी शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए औपनिवेशिक शासन द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए। उत्पादन में नई यांत्रिक तकनीक का इस्तेमाल और व्यापार में नई बाजार व्यवस्था का आरंभ, परिवहन तथा संचार के साधनों का विकास, अखिल भारतीय स्तर पर लोक सेवा आधारित नौकरशाही का गठन और लिखित तथा औपचारिक कानून का गठन। आगे क्वेश्चन नंबर 11 है, किन समाज सुधारकों ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद काल के दौरान समाज सुधार आंदोलन चलाए। तो आंसर है, भारत में ब्रिटिश उपनिवेश काल के दौरान समाज सुधारक ने आंदोलन के प्रमुख नेता थे राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी इत्यादि। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, उन प्रक्रियाओं का वर्णन कीजिए जो ब्रिटिश उपनिवेश काल के दौरान प्रारंभ की गई है। वो समय था जब भारत में आधुनिक काल प्रारंभ हो चुका था तथा आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण, औद्योगिकरण की शक्तियां भारत में प्रवेश कर चुकी थी। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है जो कि लास्ट है, समाजशास्त्र तथा अन्य विषयों के बीच मुख्य अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो आंसर है, समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें कोई भी शून्य से प्रारंभ होता है, क्योंकि हर किसी को समाज के बारे में जानकारी होती है, जबकि अन्य विश्वविद्यालयों, घरों तथा अन्य जगहों पर पढ़ाए जाते हैं। क्योंकि जीवन के बढ़ते हुए क्रम में ये एक अभिन्न हिस्सा होता है, इसलिए समाज के बारे में किसी को जानकारी स्वतः स्फूर्त तथा स्वाभाविक रूप से हो जाती है। दूसरे विषयों के संबंध में छात्रों से इस प्रकार के पूर्व ज्ञान की अपेक्षा नहीं होती। इसका अर्थ ये हुआ कि हम उस समाज के विषय में बहुत कुछ जानते हैं जिसमें हम रहते हैं तथा अंतर्क्रिया करते हैं। जहाँ तक दूसरे विषयों का संबंध है, इसमें छात्रों को पूर्व जानकारी नगण्य होती है। यद्यपि इस प्रकार की पूर्व जानकारी अथवा समाज के साथ प्रगाढ़ता का समाजशास्त्र में लाभ तथा हानि दोनों, यह पूर्व जानकारी के अभाव में दूसरे विषयों के संबंध में लाभ तथा हानि का प्रश्न नहीं उठता। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन आंसर्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।